अब इन महामार्गों के अतिरिक्त कुछ सीमावर्ती सड़कें भी होती हैं जो किसी भी देश की सीमा जो लगी हुई होती है बॉर्डर पर बनाए जाते हैं। जैसे हमारे भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बनाई गई हैं, भारत और चीन की सीमा पर बनाई गई हैं। तो ये कुछ सीमावर्ती सड़कें होती हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि भारत में सड़कों का क्या इतिहास रहा है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में भी प्राचीन काल से ही सड़कों का बहुत महत्व रहा है। और हम यदि देखें तो जो ग्रैंड ट्रंक रोड या हम जिसे जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण जो है वो शेरशाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और हम और बात करते हैं तो देखते हैं स्वतंत्रता के बाद का जो समय था तब नागपुर में एक समिति बनाई गई और इस समिति ने आगे के जो अगले 10 वर्ष तक हैं उसमें सड़क के विकास की योजनाओं पर कार्य करने का एक प्रारूप जो है वो तैयार किया। अब हम देखते हैं अब यही जो प्रारूप तैयार किया गया था इसी के अंतर्गत सड़कों का विकास भी किया गया। हम भारत में देखें जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिससे हम सभी परिचित हैं, इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा तो सड़कों का विकास किया ही जा रहा है। मतलब कोशिश ये की जा रही है कि हर गांव-गांव तक सड़कों की और पक्की सड़कों की पहुंच हो और इसके साथ साथ सड़कों के विकास के लिए अनेक योजनाएं तैयार की जा रही हैं और उसके अंतर्गत इसमें कार्य किया जा रहा है। यदि हम भारत में भी बात करें, भारत में जो हम देख रहे हैं तो 2 प्रकार की सड़कें हमको मिलती हैं यहाँ भी। पहली पक्की सड़कें और दूसरी कच्ची सड़कें हैं। पक्की सड़कों की लंबाई यहाँ पर कम है। हमने पहले भी बात की है कि जो विकासशील देश होते हैं यहाँ पर कच्ची सड़कों की जो लंबाई है या कच्ची सड़कों की हमको अधिकता मिलती है और पक्की सड़कें जो है वो अपेक्षाकृत हमको कम देखने को मिलते हैं। तो हम देखते हैं भारत में जो है पक्की सड़कों की लंबाई है 5,40,720 किलोमीटर और कच्ची सड़कों की लंबाई यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है 8,29,000 किलोमीटर। तो ये हो गई भारत में कच्ची और पक्की सड़कों की लंबाई की बात। अब हम ये देखते हैं जब हम भारत के जितने भी हाईवेज़ हैं सभी महामार्गों को जोड़ लें तो उनकी जो कुल लंबाई है वो लगभग 31,358 किलोमीटर है। और ये जो महामार्ग हैं या हाईवेज़ जो हैं यहाँ के वो आपके जोड़ते हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और श्रीनगर। इन सभी महानगरों को आपस में ये जोड़ती है। और साथ ही साथ यदि हम सीमा प्रदेशों की लंबाई की बात करें भारत में तो ये हमको लगभग 7,000 किलोमीटर लंबी सीमावर्ती जो सड़कें हैं वो हमें भारत में देखने को मिलती हैं। अब जो सबसे ऊंचा सड़क मार्ग की हम बात करें तो हम भारत में देखेंगे मनाली से लेह तक जो सड़क बनाई गई है ये भारत में सबसे ऊंची सड़क है और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 4,270 मीटर ऊंची ये सड़क है। तो ये हो गई पूरी कि किस किस टाइप की सड़कें मिलती हैं, कौन सी सड़कें हैं। महामार्ग की हमने बात की, सीमावर्ती सड़कों की बात की, इसको हमने विश्व के संदर्भ में देखा, भारत के संदर्भ में देखा। अभी तक हमने बात की स्थल परिवहन के अंतर्गत सड़क मार्गों की। अब हम चर्चा करेंगे रेल मार्ग या रेल परिवहन के विषय में। बच्चों, हम सभी को पता है कि रेल जो है, रेल से यात्रा करना हम सभी को अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत ही सुविधाजनक और इसमें खर्च भी कम होता है और हम जल्दी से अधिक दूरी की जो यात्रा है उसको कम समय में तय कर लेते हैं। तो
तो जब से मतलब हालांकि हम देखें इतिहास में जाएं तो सड़क मार्गों के विकास के बहुत समय के बाद जो है रेल का विकास हुआ है। मतलब रेल का जैसे ही विकास हुआ, पहले भाप का इंजन बना, भाप इंजन के बाद फिर डीजल इंजन का आविष्कार हुआ, उसके बाद फिर क्रमशः इलेक्ट्रिक इंजन की खोज की गई और ये एक नया चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। भाप इंजन तो था ही, लेकिन जैसे ही ये डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन का आविष्कार किया गया तो इसने रेल की गति को और बहुत ज़्यादा तेज किया। मतलब और जल्दी कम समय में हम किसी स्थान पर पहुंच सकते हैं और खर्च तो कम लगता ही है। ये अधिक दूरी तय करने के लिए के साथ ही साथ हमारे जो बहुत भारी सामान हैं, मतलब अधिक वजन वाली जो वस्तुएं हैं और ज़्यादा मात्रा में यदि हमको परिवहन करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है तो रेल जो है वो बहुत सुविधाजनक है। इसके साथ ही साथ यदि हम देखें कि कोई कृषि उपकरण है, कृषि उत्पाद की हम बात करें या किसी भी प्रकार के खनिज संसाधन या खनिज उत्पादों की भी हम बात करेंगे तो उसके लिए भी ये बहुत ही सुविधाजनक और सुरक्षित यातायात का एक माध्यम है। जल्दी तो पहुंचता ही है, कास्ट भी कम पड़ती है, हमको लागत कम आती है और साथ ही साथ ये जो मौसम की मार होती है, मतलब कभी बारिश है, तेज़ धूप है, तो इन सब से ये सुरक्षित जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। इसी कारण अब ये रेल से यात्रा करना जो है वो सबकी पहली पसंद बन चुका है। परिवहन मतलब यात्रियों के परिवहन के साथ साथ माल ढुलाई के लिए भी इसे पहले प्रेफरेंस दिया जाने लगा है। अब हम देखते हैं कि यदि हम बात करें चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका की हो या ब्रिटेन की, जापान की या खुद हम भारत की बात करें तो हम यहाँ पर देखते हैं जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो रेल से यात्रा करना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये जल्दी पहुँच जाते हैं और इसीलिए माल ढुलाई के साथ साथ यात्रियों के परिवहन के लिए भी ये एक अग्रगामी जो है परिवहन का साधन बन गया है। और इसे हम इसी बात से देख सकते हैं कि हज़ारों लोग जो हैं इन देशों में प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान को सफ़र करते हैं। हज़ारों ही नहीं, कई लाखों लोग इस देश में। तो अब ये सारे कारण हैं जो रेल परिवहन की उसका महत्व जो है और ज़्यादा बढ़ा देती है। अब हम देखते हैं कि रेल की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन रेल का आविष्कार पहले हुआ कहाँ है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेल का जो आविष्कार है वो इंग्लैंड देश में हुआ है और यदि हम देखें तो इसकी शुरुआत तो इंग्लैंड से हुई है, लेकिन इंजन की जो खोज है वो लगभग 1769 में किसके द्वारा की गई है? जेम्स वॉट के द्वारा। और सबसे पहला इंजन जो है रेल का इंजन बनाया गया जॉर्ज स्टीफेंस के द्वारा 1814 में, 1814 में। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये बातें तो छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये तो जानना ही चाहिए कि जैसे हमने बात की कि रेल की शुरुआत जो है वो सबसे पहले इंग्लैंड से हुई है ना। अब इंग्लैंड में भी ये पूछा जा सकता है कि इंग्लैंड में कहाँ पर से कहाँ तक चली, कहाँ से कहाँ तक चली सबसे पहली जो रेल है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक जो है सबसे पहली रेल चलाई गई। इन दोनों के बीच का सफ़र जो है वो तय किया गया। फिर से रिपीट कर दूं, उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक। और सबसे पहली जो रेल है वो चलाई गई 27 सितंबर सन 1825 में। ये पूरी प्रमुख बातें जो है वो हमको ध्यान में होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। हाँ, अब हम देखें कि विश्व में यदि सभी देशों में विश्व स्तर पर हम बात करेंगे तो जो रेल का जाल बिछा हुआ है ना, तो सर्वाधिक घनत्व के हिसाब से हम देखें तो यूरोपीय देश हैं और सबसे अधिक लंबाई की जब हम बात करेंगे तो वो हमको मिलती है संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए में। अब हम क्रमशः सबसे लंबाई कहाँ पर है, उसके बाद छोटा होता हुआ कहाँ गया है, तो ये हम देखते हैं
सबसे अधिक रेल मार्ग की जो लंबाई है वो यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका में है। उसके बाद फिर क्रमशः चीन है, फिर रूस का स्थान आता है और उसके बाद फिर चौथे नंबर पे हमारा भारत है। तो ये तो हो गई विश्व स्तर की बात, है ना, कि विश्व स्तर पे पहले नंबर पर यूएसए है और चौथे नंबर पर हमारा भारत है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि एशियाई देशों में भारत का कौन सा स्थान है रेल मार्ग की लंबाई में, तो चौथा नहीं होगा, क्योंकि यूएसए तो उत्तरी अमेरिका में हो गया, चीन जो है वो एशिया में आ गया, और रूस का भी अधिकांश जो हिस्सा है ना, वो आपके कहाँ पर पड़ता है, एशिया में। तो यदि हम एशिया के हिसाब से बात करें या एशिया के स्तर पर बात हो रही है कि एशिया में कौन से स्थान पर है भारत में जो रेल मार्ग की लंबाई है, तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे तो भारत का तीसरा स्थान है। अब जैसे सड़क मार्ग जो थे वो भी सभी जगह एक समान नहीं थे, कहीं पर इनका जाल बहुत अधिक था, कहीं पर कम था। तो ठीक उसी प्रकार रेल मार्गों की भी हम लंबाई देखें या रेल मार्ग के जाल की हम बात करें तो वो भी हमको सभी जगह जो है एक समान देखने को नहीं मिलेगा। कहीं पर इसका बहुत सघन जाल बिछा हुआ है तो कहीं पर ये बहुत कम है। तो ऐसा क्यों, ये वेरिएशन इसलिए हमको मिल रहे हैं कि कुछ फैक्टर्स हैं जो इसके निर्माण को प्रभावित करते हैं। हर जगह रेल मार्ग या रेल की पटरियां जो बिछाना संभव नहीं होता है। चाहे हम दलदली क्षेत्र की बात करें, बहुत ऊंचे पठारी क्षेत्रों की बात करेंगे, तो ये संभव नहीं हो पाता है कि वहाँ पर रेल मार्ग जो है वो बिछाया जा सके। तो आइए हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रेल मार्ग की लंबाई को या उसके निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक कारक कुछ हैं या भौगोलिक कारक हम कहें तो उसमें पहला है आपका धरातल। रेल मार्ग या रेल की पटरियां बिछाने के लिए धरातल जो है वो एकदम समतल होना चाहिए, या मैं कहूँ कि मैदानी, और उसकी अपेक्षा मतलब पठारी भाग में भी बिछाया जा सकता है, लेकिन सबसे आसान जो होता है और कम खर्चीला किसी भी मैदानी हिस्से में रेल की पटरियों को बिछाना। लागत भी कम आती है और चूंकि समतल सतह होती है इसलिए बहुत आसान होता है कि रेल की पटरियों को आसानी से वहाँ पर बिछाया जा सके। लेकिन कहीं पर उबड़ खाबड़ ज़मीन है, बहुत मोड़दार पर्वत हैं, तो वहाँ पर संभव ही नहीं है कि हम रेल की पटरियों को बिछाएं, या हम बिछा भी देंगे या हम सोचते भी हैं रेल की पटरियाँ वहाँ पर बनाने के लिए, तो वो हमारे लिए बहुत लागत वाली बात हो जाएगी, बहुत ज़्यादा खर्च हमको बैठेगा और बहुत ही ज़्यादा परिश्रम भी लगेगा और असुविधाजनक होगा। तो इसीलिए किसी भी दलदली क्षेत्र, बहुत ऊंचे पठारी क्षेत्र में, या हम मरुस्थली क्षेत्र की बात करें, रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी हम देखते हैं कि पटरियों में जो है रेल की पटरियों में बहुत सारी रेत जो है वो जमा हो जाती है, क्योंकि शुष्क बालू वहाँ पर उड़ती है। तो उससे भी क्या होगा कि उसको हटाने में बहुत लागत आती, खर्च होता है, मेंटेन करना उसको बहुत खर्चीला हो जाता है। साथ ही वहाँ पर भी खर्चीला होगा जो बहुत ऊंचे पठारी या हम बहुत ठंडे प्रदेश, ऊंचे जो पठारी क्षेत्र होंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर जहाँ पूरी हर जगह आपको बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई दिखेगी, तो वहाँ पर रेल की पटरियाँ भी पूरी तरह से बर्फ़ से ढक जाती हैं। तो उसको भी मेंटेन करना, वहाँ से बर्फ़ को हटाना और उसके मेंटेनेंस में काफ़ी खर्च आ जाता है। तो कोशिश ये की जाती है, या हम विश्व के वितरण की भी बात करेंगे रेल मार्ग की, तो हम ये देखेंगे कि समतल सतह पे जो है हमको रेल मार्ग की लंबाई या रेल मार्ग का जो जाल है वो अधिक मिलता है, और अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़, बहुत ज़्यादा घने जंगल जहाँ पर होंगे, वन क्षेत्र जो होंगे, या जो दलदली का इलाका होगा या पर्वतीय क्षेत्र होंगे, वहाँ पर हमको इनका जाल या इनका घनत्व जो है हमको कम देखने को मिलता है। अब दूसरा फैक्टर जलवायु इसको प्रभावित कर रहा है। मैंने धरातल में भी बात की कि शीत ध्रुवीय क्षेत्र की, तो ठीक वही बात है, चाहे वो बहुत उष्ण प्रदेश हो, मरुस्थल की हम बात करें, या बहुत शीत प्रधान क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र की हम बात करें जहाँ पर हमेशा हिमाच्छादित धरातल रहता है, वहाँ पर हमको रेल मार्ग की जो डेंसिटी है वो बहुत
कम मिलती है क्योंकि बहुत खर्चीला होता है। लेकिन सामान्य जलवायु वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर हमको रेल मार्ग जो है वो अधिक देखने को मिलते हैं। चाहे हम पश्चिमी यूरोप की बात करें, हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, अपने भारत की भी हम बात करें, चाइना की बात करें, तो यहाँ पर हमको रेल मार्ग जो है उनका अधिक घनत्व जो है वो देखने को मिलता है। अब ये तो हो गए कुछ भौगोलिक फैक्टर्स जो रेल मार्ग के निर्माण को प्रभावित करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ आर्थिक कारक भी हैं। आर्थिक कारक के अंतर्गत आपका खनिज है। खनिज संसाधन जो है हमने देखा कि रेल मार्ग का जो विकास है उसमें बहुत कुछ योगदान की। जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ा और नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी तो उसके साथ साथ कच्चे माल का आयात निर्यात है ना, यात्रियों को यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए रेल मार्गों की जो आवश्यकता है वो ज़्यादा महसूस हुई, या हम ये कहें कि उसने और ज़्यादा विकास किया और प्रगति की। लेकिन हम जब खनिज की बात कर रहे हैं तो अभी ही हमने देखा कि खनिज जो संसाधन हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए, चूँकि यहाँ पर जो मौसम है उसका प्रभाव नहीं होता, मतलब बारिश हो रही है, तेज़ धूप है, तो उसके ख़राब होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। इसीलिए खनिज भी जो है वो एक महत्वपूर्ण कारक है रेल मार्ग के निर्माण के लिए या उसके विकास के लिए। हम अपने छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो जो बैलाडीला लौह अयस्क की खदान है वहाँ से विशाखापट्टनम के लिए सिर्फ और सिर्फ लौह अयस्क के निर्यात के लिए ही वहाँ पर क्या किया गया है, रेल लाइन का विकास किया गया है। अब हम बात करते हैं, दूसरा फैक्टर है आपका आर्थिक कारक के अंतर्गत औद्योगिक विकास। कहीं पर भी उद्योग की स्थापना हो रही है या हम किसी देश शहर या क्षेत्र की हम बात करें तो औद्योगिक विकास के कारण वहाँ पर जो परिवहन का विकास होना अनिवार्य तत्व है, उसके बिना हम औद्योगिक विकास की कल्पना नहीं कर सकते। और जब उद्योगों का विकास हो रहा है तो विशेषकर उसमें जो भारी सामान ढोने वाला कम समय में और कम खर्चीला जो हम रेल परिवहन की बात कर रहे हैं उसका विकास होना तो एक और अनिवार्य तत्व है। हम इसको उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे हमारे भिलाई स्टील प्लांट का विकास हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो जो भिलाई स्टील प्लांट है वहाँ से दिल्ली राजहरा के लिए सिर्फ और सिर्फ कच्चे माल के आयात के लिए रेल लाइन जो है वो बिछाई गई है। तो ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर औद्योगिक विकास के कारण रेल मार्गों का विकास भी किया गया है। अब हम तीसरे फैक्टर की बात करते हैं, व्यापार की गति। जिन क्षेत्रों में भी हम देखेंगे कि जो वहाँ का व्यापार है बहुत उन्नत अवस्था में होता है, प्रगतिशील होता है, वहाँ पर हमको रेल परिवहन भी उतनी ही अधिक मात्रा में विकसित देखने को मिलता है। और इसका एकदम जो उदाहरण है, अच्छा उदाहरण हम कहें तो वो है आपका पश्चिमी यूरोप के जितने भी देश हैं वो व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत विकसित अवस्था में है और इसी कारण वहाँ पर रेल मार्ग का एक सघन जाल जो है वो बिछा हुआ है। अब फिर नेक्स्ट फैक्टर है आपका जनसंख्या का घनत्व। जहाँ पर पॉपुलेशन के डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा लोग, सघन निवास होगा लोगों का, तो वहाँ पर लोगों के यातायात के लिए, मतलब लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए तो परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, साथ ही साथ उनकी आवश्यकताएं भी उतनी ही अधिक मात्रा में जो है वो बढ़ेंगी। नगरीकरण भी बढ़ता है, रोजगार के साधन बढ़ते हैं और इसके साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान की जो कनेक्टिविटी है वो भी अधिक होती है। तो वहाँ पर भी जो रेल मार्गों का विकास हम देखेंगे विश्व में हमको अधिक मिलता है। और जहाँ पर जनसंख्या का सघन निवास नहीं है, कम डेंसिटी हमको देखने को मिलेगी, वहाँ पर भी हमको रेल मार्गों का जो विकास है वो कम मिलेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हो गए जो रेल परिवहन को प्रभावित करते हैं और रेल मार्ग के विकास के लिए उत्तरदायी हैं।
अब आगे हम देखते हैं कि इनका विश्व वितरण, यदि हम पूरे विश्व में बात करेंगे रेल परिवहन की या रेल मार्गों की लंबाई की, तो हमने अभी बात की ही थी कि सबसे ज़्यादा जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। लेकिन यदि हम इनकी सघनता की, घनत्व की यदि हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा हमको कहाँ पर मिलता है, आपके पश्चिमी यूरोप में। तो आइए अब हम बात करते हैं इनके विश्व वितरण की। अब हम बात करते हैं कि रेल मार्गों के विश्व वितरण के विषय में, रेल मार्ग का कहाँ कहाँ कितनी मात्रा में विस्तार है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका का। उत्तरी अमेरिका की हम बात करें इसके अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग की, तो यहाँ पर विश्व का 40% जो है रेल मार्ग हमको देखने को मिलता है। अब उत्तरी अमेरिका में भी प्रमुख रूप से रेल मार्ग का जो विस्तार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में है। हम पहले देख लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका में ही जो विश्व का 27% जो है रेल मार्ग का विस्तार है। अब यहाँ पर जो अधिकतम विस्तार हम देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो आप लगभग 100 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर है उसके पूर्व में ही हमको सर्वाधिक जो यहाँ पर रेल मार्ग का जाल या हम विस्तार कहें वो देखने को मिलता है। अभी 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में ही क्यों? क्योंकि हमको यहीं पर संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण या नगरीकरण देखने को मिलता है, जिसके कारण यहाँ पर रेल मार्ग का विस्तार हुआ है। अब 100 डिग्री के पश्चिम की तरफ हम देखेंगे तो चूंकि यहाँ पर अगर हम सुदूर पश्चिम मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के एकदम पश्चिमी भाग में देखेंगे तो हमको मालूम है कि यहाँ पर रॉकी पर्वत श्रृंखला जो है वो फैली हुई है, जिसके कारण यहाँ पर की भूमि जो है वो बहुत अधिक उबड़ खाबड़ हमको देखने को मिलती है और असमतल भूमि के कारण यहाँ पर औद्योगिकरण या नगरीकरण का भी बहुत कम विस्तार जो है वो मिलता है। फिर भी यदि हम बात करें तो पश्चिम में हमको जो कैलिफोर्निया घाटी है और यहाँ पर वाशिंगटन राज्य है ना, वाशिंगटन राज्य के पूर्वी हिस्से में हमको कुछ रेल मार्गों का जाल बिछा हुआ मिलता है। अब हम बात यदि करें कि यहाँ पर कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं अंतर महाद्वीपीय, तो यहाँ पर प्रमुख रूप से हमको 3 अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग देखने को मिलते हैं और इसकी विशेषता है कि ये तीनों ही जो है वो न्यूयॉर्क शहर से शुरू होते हैं और न्यूयॉर्क शहर से शुरू होकर एक जो है वो जाता है आपका सिएटल, फिर एक सैन फ्रांसिस्को जाता है और तीसरा जो है वो लॉस एंजल्स की तरफ जाता है। अब ये जो अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के, उनकी हम कुछ विशेषताओं की बात करें तो हम पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्तरी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। हमने जो 3 रेल मार्ग विकसित हैं बताया, उसमें उत्तरी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग, ट्रांस का मतलब अर्थ हमने पहले भी समझा था जब हमने सड़क मार्ग को पढ़ा था, तो ट्रांस का मतलब होता है पार। और जब हम कह रहे हैं उत्तरी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग, तो उत्तर में जो महाद्वीप को एक छोर से दूसरे छोर तक पार करता है उसे हम कहते हैं ट्रांस। तो महाद्वीप को एक छोर से दूसरे छोर तक पार करने वाला रेल मार्ग। तो हम देखते हैं कि उत्तरी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये यूएसए का जो है सबसे लंबा हम कहें रेल मार्ग है ना, सबसे लंबा, जिसमें हम देख रहे हैं इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर इस रेल मार्ग की लंबाई है। साथ ही साथ हम देखें कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये कनाडा सीमा के समानांतर फैली हुई है। ये रेल मार्ग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर हमको कनाडा देखने को मिल रहा है और उसमें भी ये रेल मार्ग जो है वो कनाडा की जो सीमा है उसके समानांतर लगा हुआ है, उसके पैरेलल चलता है। अब तीसरी बात हम देखें कि ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ रहा है। पूर्व में अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में प्रशांत महासागर। तो चूंकि ये महाद्वीप के दोनों छोरों को जोड़ रहा है, इसलिए दोनों महासागरों को भी जोड़ता है। अब हम इसमें देखें कि किस प्रकार के माल का परिवहन होता है इस रेल मार्ग के माध्यम से। तो इसमें पश्चिम से पूर्व की तरफ
लकड़ी ढोने का कार्य किया जाता है इस मार्ग के द्वारा। और साथ ही साथ जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उससे जो उत्पादित सेब है, कृषि उत्पादन है ना, या मांस का जो उत्पादन किया जा रहा है, ये इन सभी का जो परिवहन है वो इस रेल मार्ग के द्वारा किया जाता है, उत्तरी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग के द्वारा। उत्तरी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग पूर्व में न्यूयॉर्क शहर से लेकर पश्चिम में सिएटल तक फैला हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका के। हाँ, यहाँ पर आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये जाननी होगी कि जितने भी हम रेल मार्ग पढ़ेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है कि आपको ये जानना ही चाहिए कि हर रेल मार्ग जो है वो कहाँ से कहाँ तक, किस क्षेत्र तक फैला हुआ है, ये कहाँ से कहाँ तक वो रेल मार्ग की जो लंबाई है बिछा हुआ है, ये है ना। उसके साथ साथ पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जहाँ जिनके बीच में ये फैला हुआ है, तो हो सकता है कि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि न्यूयॉर्क से सिएटल के बीच जो रेल मार्ग फैला हुआ है, उत्तरी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग, तो इनके बीच के कुछ 4 शहरों के नाम, 5 शहरों के नाम या 2 शहरों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कुछ शहरों के नाम आपको पता होने चाहिए कि किन किन शहरों से होकर गुजरता है। तो हम देखते हैं कि ये पूर्व में न्यूयॉर्क से शुरू होता है, उसके बाद इसका सफ़र होता है शिकागो, शिकागो के बाद ये पहुंचता है मिलवाकी, मिलवाकी से फिर ये ड्यूलथ और पोर्टलैंड होता हुआ पश्चिम में सिएटल तक अपना सफ़र जो है वो पूरा करता है। अब हम देखते हैं दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा रेल मार्ग जो है वो मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। मैं यहाँ पर रिपीट कर देती हूँ कि मैंने अभी कहा था कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो रेल मार्ग हैं, 3 रेल मार्ग प्रमुख रूप से हमको मिलते हैं। ये तीनों ही जो हैं वो न्यूयॉर्क शहर से शुरू होते हैं। तो न्यूयॉर्क से जो उत्तर की तरफ जा रहा है सिएटल तक, उसे हमने कह दिया उत्तरी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं उत्तर की तरफ। उसके बाद मध्य में हम देखते हैं कि वो न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को शहर तक की अपनी यात्रा करता है। चूँकि ये बीच में है, मध्य में है, इसलिए इसे मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग कहा जाता है। और सबसे नीचे आपका न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स शहर तक जाता है जो रेल मार्ग, उसे चूँकि वो सबसे नीचे है, इसलिए हम इसे दक्षिणी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं। तो ये 3 है। हम दूसरे की बात कर रहे थे, मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग की। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि ये मध्य महाद्वीपीय रेल मार्ग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का, ये जब रॉकी पर्वत से गुजरता है तो ये रॉकी पर्वत को इवांस दर्रा से पार करता है। ये आपको नोट करके रखना चाहिए। रॉकी पर्वत को किस दर्रे से पार करता है? ये इवांस दर्रे से। अब हम देखते हैं इस मार्ग में क्या क्या परिवहन किया जाता है। तो हम देख रहे हैं डिब्बाबंद जो पदार्थ हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें या दूध से बने हुए पदार्थ है ना, चाहे वो पनीर हो गया, दूध हो गया, दही हो गया। उसके बाद फिर मांस और किसी भी प्रकार का जो तैयार माल है वो इस मार्ग के द्वारा परिवहन किया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये किन किन शहरों से होकर अपनी यात्रा को पूरा करता है ये रेल मार्ग। तो हम देख रहे हैं ये न्यूयॉर्क से शुरू हुआ, न्यूयॉर्क से शुरू होकर ये पहुंचता है फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया के बाद ये पहुंचता है पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग के बाद ये फिर पहुंचता है शिकागो, शिकागो के बाद हम देख रहे हैं ओमाहा, और उसके बाद फिर ये सॉल्ट लेक होते हुए सैन फ्रांसिस्को तक अपनी यात्रा को पूरी करता है। अब हम तीसरा देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग, दक्षिणी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। इसका सफ़र कहाँ से कहाँ तक है? न्यूयॉर्क से ही ये भी शुरू हो रहा है, और न्यूयॉर्क शहर से पूर्व में न्यूयॉर्क शहर से शुरू होकर पश्चिम में ये आपके लॉस एंजल्स शहर तक जाता है। लॉस एंजल्स शहर से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। जैसे मुंबई जो है वो हमारे भारत का बॉलीवुड है, वैसे ही लॉस एंजल्स जो है वो अमेरिका का हॉलीवुड कहलाता है।
है ना। तो अब देखते हैं, न्यूयॉर्क से ये शुरू होता है, न्यूयॉर्क से शुरू होकर ये पहुंचता है फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया के बाद हम देख रहे हैं ये वाशिंगटन पहुंच गया, वाशिंगटन के बाद ये अटलांटा जाता है, अटलांटा के बाद ये न्यू ऑरलियंस होते हुए लॉस एंजल्स पहुंचता है। तो ये हो गए आपके 3 ट्रांस महाद्वीपीय जो रेल मार्ग हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के। अब हम बात करते हैं कनाडा की, है ना। उत्तरी अमेरिका में दूसरे शहर जहाँ पर रेल मार्ग का अधिक जाल बिछा हुआ है, कनाडा की हम बात करते हैं।